हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड के MCQs की सीरीज़। ऑलरेडी मैंने 8 पार्ट इसके डाल दिए हैं। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 9th पार्ट। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है कि जब हम क्लासरूम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे लिसनिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो लिसनिंग का कंपोनेंट नहीं होता है। जब भी हम लिसनिंग करते हैं ना, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम सुनते भी हैं, अटेंटिव भी होते हैं, मतलब अच्छे से अटेंटिव होकर हम चीज़ों को सुनते हैं, देन उसको समझते भी हैं, उसको याद भी रखते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जब मिल जाती है तो ये लिसनिंग का जो है वो ये लिसनिंग के ये सारे पार्ट्स हैं, तो इन सभी को मिला के लिसनिंग बनती है। कौन सा इसमें से लिसनिंग का कंपोनेंट नहीं होगा? दैट इज़ सी, आंसरिंग। आंसरिंग जो है वो कंपोनेंट नहीं है लिसनिंग का। आंसरिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। जब हम सुनेंगे उस टाइम पे हम सुनते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, तो वो सारी चीज़ें लिसनिंग में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन से टीचिंग मैगजीम्स के अंदर आ जाते हैं? तो ये चारों के चारों ही जो है वो टीचिंग मैगजीम्स हैं। इनके मैं आपको शॉर्ट में मीनिंग बता देती हूँ। सबसे पहला तो क्या है, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। ये क्या बोलता है कि कोई भी टीचर है ना, उसको बच्चे की पहले साइकोलॉजी जाननी चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चे की स्किल्स क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसको कितनी नॉलेज है, एट्सेट्रा। तो बेसिकली जब हम बच्चे की साइकोलॉजी जानते हैं ना, देन उसके बाद जब हम उसे लॉजिक्स के थ्रू पढ़ाते हैं तो वो अच्छे से समझ पाते हैं। डायरेक्टली हम बच्चे के इंटरेस्ट को इग्नोर करके लॉजिक्स के थ्रू पढ़ाने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बच्चा बोर हो जाएगा एंड अच्छे से समझ भी नहीं पाएगा, है ना। तो हमेशा क्या करना चाहिए, पहले बच्चे की साइकोलॉजी को समझो, देन उसके बाद लॉजिक्स के थ्रू पढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, दैट इज़ फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये क्या होता है, कोई भी टीचर है ना, जब वो पढ़ाता है तो उसे क्या करना चाहिए कि बच्चों को बोलना चाहिए कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम है तो इसको ना, अभी एकदम से बच्चे के सामने इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है तो वो उसे एकदम से ऐसे नहीं सॉल्व कर सकता, है ना, सारी की सारी प्रॉब्लम को, और सारी की सारी नॉलेज भी नहीं गेन कर सकता एक साथ में। तो ईजी क्या रहता है कि वो उसे टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है, उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में डिवाइड कर लेता है, देन उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है एक एक करके। हर एक जो पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है प्रॉब्लम को, उसको हर एक पार्ट को वो अच्छे से स्टडी करता है। स्टडी करने के बाद अब उसे ओवरऑल एंड में तो इकट्ठी नॉलेज ही गेन करनी है, तो वो भी ज़रूरी है। अब तो उसे सेपरेट नॉलेज तो गेन हो गई है ना। तो उसके बाद वो क्या करता है, सिंथेसिस पे जाता है, यानी कि जो भी उसने जो है वो नॉलेज गेन की है एक एक करके या प्रॉब्लम को सोल्व किया है, उसको वो आपस में कनेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है, बच्चे को ईजिली समझ आ जाता है, प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है, नॉलेज भी अच्छे से वो गेन कर पाता है। उसने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, पहले एक की नॉलेज ली, फिर दूसरे की, देन उनको आपस में सबको कनेक्ट कर दिया, उसे हम बोलते हैं सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये भी एक टीचिंग मैगजीम्स हैं जो अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद थर्ड वन क्या है, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या बोलता है कि जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं नॉर्मली, उन्हें ना जैसे जैसे टिपिकल सी चीज़ें होती हैं जो जिसे हम छू नहीं सकते, लाइक कॉन्सेप्ट्स है, आइडियाज़ हैं, है ना, कोई भी चीज़ है, ट्रुथ है, और जो भी है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें हमने सिर्फ और सिर्फ समझना होता है, पढ़ना होता है। तो अब छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें डायरेक्टली तो ऐसे सब नहीं समझ में आएगा, उन्हें डिफ़िकल्ट लगेगा। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, टीचर को पहले कंक्रीट पे जाना चाहिए। यानी कि कंक्रीट का मतलब होता है फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं। तो अगर हम उन्हें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखाते हैं छोटे बच्चों को, देन वो देखते हैं, उन्हें छूते हैं, उन्हें समझते हैं, उनके थ्रू उन्हें ईजी हो जाता है उन कॉन्सेप्ट को समझना या उन आइडियाज़ को समझना जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिनको हम छू नहीं सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट को समझना ईजी हो जाता है फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। तो पहले उन्हें ऑब्जेक्ट्स दिखाओ छोटे 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 छोटे, ठीक है, उन्हें वो जो है वो देखेंगे, छुएंगे, समझेंगे। उसके बाद जो है वो जो ऐसा एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लाइक कॉन्सेप्ट्स हो गए, आइडियाज़ हो गए, उन्हें समझना ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ जो है वो मैगज़िम क्या है, दैट इज़ फॉलो द नेचर। नेचर को
हर एक टीचर को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज़ हर एक बच्चे का नेचर अलग अलग होता है, हर एक बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। अगर टीचर सोचेगा कि हाँ भी लाइक सभी बच्चे एक जैसे ही हैं तो एक जैसे ही पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं होता है, बिकॉज़ हर एक बच्चे का जो लेवल होता है वो अलग होता है, नेचर अलग होता है। तो एक टीचर को पहले समझना चाहिए, हर एक बच्चे का व्यू पॉइंट समझना चाहिए, उसका नेचर समझना चाहिए। देन जो मिक्स्ड अप्रोच रहती है वो उसे अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि हर एक टाइप के बच्चे को समझ आ सके पढ़ाया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो इम्पॉर्टेंट या अप्रोप्रिएट मीनिंग है लर्निंग का, वो क्या रहता है? वो क्या रहेगा? दैट इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं तो ठीक है, हमें नॉलेज हम ऑब्वियसली गेन करते हैं, हमें स्किल्स भी गेन होती है, उसके अलावा हम चीज़ों में एडजस्टमेंट भी करना सीखते हैं। तो बेसिकली ये तीनों चीज़ें ठीक है, बट ओवरऑल जब भी हम कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, ज़रूरी नहीं पढ़ाई में ही, लाइफ में भी अगर आप कुछ भी सीख रहे हो, नया सीख रहे हो, तो उसके बाद सीखने के बाद डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में या आपके जो बिहेवियर है उसमें मॉडिफिकेशन आएगा ही, चाहे थोड़ा सा आएगा, है ना। अगर आपने लिटरली कुछ लर्न किया, दिल से कुछ अच्छे से उसको इफ़ेक्टिवली उसको लर्न किया है, तो डेफिनेटली आपके बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आता ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर, उसको भाव नहीं दिया जाता, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। किस में? इन चारों हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों में से किस ऑप्शन में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जो बच्चे जो होते हैं ना, मैंने अभी बताया कि हर एक का नेचर अलग अलग होता है, हर एक के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जो हर एक बच्चे के अंदर डिफरेंसेस होते हैं, उसको ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो वो होता है आइडियलिज़म के अंदर, दैट इज़ सी। आइडियलिज़म क्या होता है? ये एक लेक्चर मैथड को अडॉप्ट करता है आइडियलिज़म, यानी कि वन वे रहता है। जैसे पहले होता था ना भी, हाँ भी बस फॉर्मल वे रहेगा टीचिंग का, टीचर आएगा क्लास में अपना रीड करके चला जाएगा, दैट्स इट। बच्चे चुपचाप, पिन ड्रॉप साइलेंस रहती है क्लास में, और साथ में बच्चे बस चुपचाप बैठे बैठे सुनते रहते हैं, दैट्स इट। किसी को समझ आया नहीं आया, मतलब उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती ज़्यादा। उसके अलावा बच्चों के जो नेचर अलग अलग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसको भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी आइडियलिज्म के अंदर। वो एक लेक्चर मेथड को अडॉप्ट करता था, लाइक वन वे जो कम्युनिकेशन होता है उसको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग? जैसा कि आप सब जानते होंगे, ये वैसे सिंपल सा ही क्वेश्चन है। जो टीचिंग होते हैं उसके बेसिकली 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। सो डिफरेंशिएशन जो है वो लेवल नहीं होता है टीचिंग का। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। जब भी हम कोई न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं असिमिलेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, असिमिलेशन। दैट इज़ न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करना, न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी को जब हम प्राप्त करते हैं, नई जानकारी को जब हम जो है वो लेते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं, उसको हम बोलते हैं असिमिलेशन। नेक्स्ट वन इज़ टीम टीचिंग के। ये हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं बेसिकली 4, और हमें इसमें से क्या पूछा है कि टीम टीचिंग के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसमें से सही हैं, एक नहीं है। एक्सेप्टेंस वाला पूछा है बेसिकली कि एक्सेप्ट विच कैरेक्टरिस्टिक्स, बाकी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं टीम टीचिंग के अंदर। तो बेसिकली जब भी टीम टीचिंग होती है, लाइक आपने देखा होगा कि लाइक कोई प्रोग्राम हो गया, लाइक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, लर्निंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स किए जाते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो उसमें ऐसा तो नहीं होता एक ही टीचर आके और लेक्चर दे के चला जाते हैं। नॉर्मली 10-12 दिन का वो रहता है ना, प्रोग्राम है, कोई हफ्ते का प्रोग्राम है, 4 दिन का है, 10 दिन का, ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में होते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे टीचर्स आते हैं, उनकी पूरी टीम होती है। कभी एक लेक्चर में कोई टीचर लेक्चर देता है, देन दूसरे में कोई अदर टीचर लेक्चर देते हैं। तो वो मिलके जो है वो सारे के सारे टीचर्स बच्चों को टीच कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली एक हेड तो होता ही होता है। जब भी कोई भी ग्रुप बनता है तो उसमें भले ही सारे इक्वल हैं, बट कहीं ना कहीं एक लीडर कह लो, एक हेड कह लो, तो वो तो होता ही है, जो पूरे प्रोग्राम को बेसिकली कोऑर्डिनेट भी करता है और मैनेज भी करता है। सो बेसिकली एक मास्टर टीचर यानी कि एक हेड, एक सीनियर टीचर तो अवेलेबल हमेशा रहता ही रहता है। तो वहाँ पर एक सीनियर टीचर या मास्टर टीचर तो होंगी। उसके अलावा जो है ग्रुप लेक्चर्स बहुत सारे होते हैं ना, मतलब बच्चों को बिठा के जो है
डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स आते हैं, उनको लेक्चर्स देते हैं, तो ये भी होता है। उसके अलावा जो प्लानिंग है वो भी ऑब्वियसली सी बात है ग्रुप में ही होगी। जब टीचर है, जब वो प्लान करते हैं कि आज हमने लेक्चर देना है, कल आपको लेक्चर देना है, ऐसा करके इस टॉपिक पे देना है, तो कहीं ना कहीं वो सारे पहले प्लानिंग ही करते हैं, देन ही वो एक पूरा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होता है ना। तो बेसिकली तीनों के तीनों ही जो है वो टीम टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, एक्सेप्ट इनफ्लेक्सिबल ग्रुपिंग्स। इनफ्लेक्सिबल ग्रुपिंग्स नहीं होती है, हमेशा फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग्स होती है। अब बाई चांस किसी टीचर को इमरजेंसी होगी और वो नहीं पढ़ा सका, नहीं लेक्चर दे सका, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि हाँ भी उसको हम ऐसा प्रेशराइज़ करेंगे, नहीं आपको तो लेक्चर देना ही है, देन उसकी जगह हम किसी और को बोल देंगे कि आज आप लेक्चर दे दो, या उसका जो टाइमिंग है वो शिफ्ट कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे आपस में टाइमिंग, है ना। तो ग्रुपिंग्स जो रहती है वो फ्लेक्सिबल रहती है, इनफ्लेक्सिबल नहीं रहती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है कि हमें तीनों लेवल्स दे रखे हैं टीचिंग के, दैट इज़ मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल, और उसको हमने मैच करना है। तो हम इसको कैसे मैच करेंगे? सबसे पहला तो है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल सबसे छोटा लेवल होता है, सबसे पहला लेवल होता है। इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे जो हैं वो टीचर को सुनते हैं, और जो टीचर बोलता जाता है उसको एक कॉपी में लिखते जाते हैं, राइट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, देन उसको बस थोड़ा याद कर लेते हैं, लाइक रट्टा टाइप मार लेते हैं ना। जब हम छोटे होते थे, जब हमें ज़्यादा नहीं समझाया जाता था, तो हम बस ठीक है, बस रट्टा मार लिया, बस ठीक है, एक बार पास होना है पेपर में तो उसके लिए हम रट्टा मार लेते थे, तो वो था मेमोरी लेवल। सो इसका अकॉर्डिंगली सेकंड के साथ मैच हो जाएगा जब हम सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड ही करते हैं पॉइंट्स। उसके बाद जो बी है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये एक अप लेवल आ जाता है। इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को सुन के उनके पॉइंट्स को लिखते ही नहीं हैं या रट्टाफिकेशन ही नहीं करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, हर एक एस्पेक्ट का क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्यों हुआ कोई चीज़, कैसे हो रही है कोई चीज़, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या रीज़न है ना। तो वो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रॉपरली डीपली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में बाय द टीचर दी जाती है, और हम खुद भी समटाइम्स अवेल करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद सी है दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है कि जब हमने जो भी नॉलेज अब तक गेन की है, समझा है चीज़ों को, उसको हम अच्छे से एनालाइज करते हैं और उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों को, और अच्छे से जो भी पॉइंट्स हमने समझे हैं या डिस्कस हुए हैं क्लास के अंदर, तो उसको अच्छे से हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है दैट इज़ हेरिस्टिक अप्रोच। जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? जो हेरिस्टिक अप्रोच है वो क्या बोलती है कि यहाँ पे ना एक टीचर है, मान लो टीचर ने बच्चों को क्या बोला कि एक प्रॉब्लम दे दी बच्चों के सामने कि इसे सॉल्व करके लाओ। टीचर कुछ भी हेल्प नहीं करता है उसमें, उसके अंदर टीचर की कोई भी हेल्प नहीं रहती है, कोई भी गाइडेंस नहीं रहती है, टीचर किसी भी टाइप से कुछ भी गाइड नहीं करता है, टोटली अप टू स्टूडेंट छोड़ देते हैं वो कि आप स्टूडेंट हो, हमने आपको ये एक क्वेश्चन पुट किया है या आपको एक प्रॉब्लम दे दी है, इसे खुद ही अपने एंड पे ही इसको सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। ठीक है, जो इसका सॉल्यूशन है वो खुद ढूंढ के लाओ, डिस्कवर करो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ के ऊपर ये बेस्ड रहेगी? दैट इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बच्चों को बोला जाता है कि आप खुद इंक्वायर करोगे, आप खुद डिस्कवर करोगे, खुद चीज़ों के आंसर ढूंढोगे, उसे सॉल्व करोगे अपने ही जो है वो बेसिस पे, किसी की हेल्प आपको नहीं मिलेगी इसके अंदर। तो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो खुद का दिमाग लगाता है, खुद चीज़ों को ढूंढता है, आंसर ढूंढने की कोशिश करता है, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है किसी भी चीज़ का, प्रॉब्लम का, और वो खुद ही डिस्कवरर बन जाता है, यहाँ पे खुद ही इंक्वायरी करता है सब चीज़ों की। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सी। उसके बाद जो है वो आज का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ जब एक एबिलिटी जो होती है इंडिविजुअल की टू थिंक अबाउट वंस ओन थॉट। जब कोई भी एक इंडिविजुअल है, आप हो, मैं हूँ, कोई भी है, हम खुद का ही थॉट प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं, लाइक हम कैसा सोचते हैं। मैं ये बैठ के सोच रही हूँ कि मेरी सोच कैसी है, मैं कैसे सोचती हूँ, मैं खुद को मॉनिटर कर रही हूँ, कि सेल्फ़ मॉनिटरिंग कर रही हूँ कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ, मैंने आज के पूरे दिन में क्या कुछ किया,
या मैं लाइफ में क्या कुछ कर रही हूँ, है ना। हम खुद को मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर मैं कहीं पे कुछ गलत कर रही हूँ तो देन उसमें मैं क्या मॉडिफिकेशन ला सकती हूँ। अगर मेरे को नहीं कुछ चीज़ समझ आ रही है, अगर मान लो मैं लर्न कर रही हूँ कोई चीज़, जब मैंने नेट की प्रिपरेशन की थी, खुद ने जब मैंने नेट की प्रिपरेशन की थी, तब उस टाइम पे मेरे को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, मेरे को कोई चीज़ नहीं लर्न हो रही है या कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो मैं खुद को बैठ के ऑब्ज़र्व करूँगी कि मैं इस चीज़ को कैसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मेरा थॉट प्रोसेस है, सेल्फ मॉनिटरिंग करूँगी। देन मैं अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे क्या चेंज करना चाहिए अपनी खुद की स्ट्रेटेजी में। अगर मेरी प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो क्या मुझे चेंज करना चाहिए स्ट्रेटजी में। अगर मेरा एक बार एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ तो कमी रह रही होगी ना, है ना। तो हमें क्या चेंज करना चाहिए स्ट्रेटजी के अंदर, वो बेसिकली हम खुद के बारे में जब हम सोचते हैं तो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। 10 क्वेश्चन कवर अप हो गए हैं। जो पार्ट नंबर 10 रहेगा उसका जो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे 10 क्वेश्चन, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ कमी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।